ठीक सर, दौरान गुफ्तगू हमें ज्वाइन कर रहे हैं राशिद वली साहब हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड। उनका भी नुक्ता नज़र जान लेते हैं सारी सूरत हाल पर, वो क्या सोचते हैं, क्या अपना तज्जिया देंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप रात से लेकर अब तक की सारी सूरत हाल और 9 बजे जो ये जंगबंदी होने जा रही है इसको कैसे एनालाइज करेंगे, पर उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं मशरिक़ वस्ता में? जी हाँ, ये अच्छी डेवलपमेंट है और इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि मामले को उस काबिल कबूल हल की तरफ ले जाया जाए जिसपे ईरान और इजराइल दोनों जो हैं वो उस पर तैयार हो जाएं। अगर जौहरी अफसरदगी से पहले भी जो एक वायदा हुआ था, अमेरिका ने उस वायदे से इखराज किया था, अगर वो दोबारा हो जाता है और कोई ऐसा काबिल कबूल हल है जिसपे जो जौहरी अफसरदगी उससे दस्तबरदारी का ईरान ऐलान करता है, तो वो आई थिंक दोनों ममालिक जो हैं वो उस पर राजी हो जाएं तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी मिडल ईस्ट में अमन के लिए, ताकि ईरान जो है वो कंप्लीट तबाही की तरफ जो उसको ले जा रहे थे और रेजीम चेंज की बातें हो रही थी उससे बच जाए। आपको लगता है सर कि इतना नुकसान उठाने के बाद ईरान ये इस मुआहदे पर मुत्तफिक हो जाएगा जो कि इससे पहले भी हो सकता था जब मुज़ाकरात चल रहे थे? जी हाँ, वो उस वक्त मुज़ाकरात को मौका नहीं दिया गया, वो उसके दरमियान में ये काम इन्होंने शुरू कर लिया। तो अब मेरा ख्याल है ईरान जब वो निगोशिएटिंग टेबल पे आएगा और उस वक्त पता चलेगा कि वो कितना कंसीड करते हैं, मगर मेरा ख्याल है उन्होंने जब ये फैसला किया है तो कुछ सोच के ही फैसला किया होगा कि जो पहले भी उन्होंने जौहरी हथियार बनाने से तो अपना इंडिया नहीं दिया हुआ था, उन्होंने ये कहा हुआ था कि हम अफसूदा जो कर रहे हैं यूरेनियम ये पीसफुल पर्पसेस के लिए, और अभी मेरा ख्याल है उन्होंने कोई फैसला किया है, इसी वजह से आमादगी जाहिर की है उन्होंने सीज फायर की जानिब, और उम्मीद यही है कि वो कोई जब निगोशिएशन होंगी और कोई ऐसा काबिल कबूल हल हो जाएगा जो दोनों अमेरिका को भी कबूल होगा, ईरान को भी काबिल कबूल होगा, और उस पे फिर जो इंटरनेशनल की दीगर इदारे हैं IAEA है उसको भी बीच में शामिल करेंगे ताकि वो भी वेरीफाई करे कि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है वो किस स्टेज पे है और उसको किस तरीके से इंटरनेशनल सेफ गार्ड्स में लाया जा सकता है। अच्छा सर, रात को जो हमले किए गए कतर की जानिब से, कतर पर ईरान की जानिब से और दीगर ममालिक जहाँ पर फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं, ये मशरिक़ वस्ता के जो ब्रदर ममालिक हैं जिन पर ये रॉकेट मिज़ाइल दागे गए ईरान की जानिब से, इनके जो ताल्लुकात हैं, दोस्ताना ताल्लुकात, ब्रादराना ताल्लुकात, इन पर किस हद तक जो है आप समझते हैं कि मुतासर हो सकते हैं इन हमलों के बाद ईरान के साथ ताल्लुकात? सुना तो अभी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान ने पहले मुतले कर दिया था कि हम करने वाले हैं, इसी वजह से आपने देखा कि कतर में कोई नुकसान नहीं हुआ, और यही वजह है कि मेरा ख्याल है वो अंडरस्टैंड करेंगे कतर जिस पे हमला हुआ या इराक पे कोई खबर है एक आध जगह पे, तो वो अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि उन्होंने रिएक्ट करना था अमेरिका की तरफ जानिब से अटैक के बाद, और ये सिंबॉलिक अटैक था जिसमें कोई नुकसान कोई नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ मसूद अख्तर साहब भी मौजूद थे, उनसे मैंने जब सवाल किया कि ग्रेटर इसराइल प्लान का अब नेतन्याहू का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा धचका नेतन्याहू को लगा है इस सारी सूरत हाल में। आप क्या समझते हैं कि अगर ईरान डटा रहा तो जो ग्रेटर इसराइल प्लान है इसराइल का, उसका क्या बनेगा फिर फ्यूचर में? सर देखिए, ग्रेटर इसराइल प्लान तो एक और चीज़ है, वो तो एक इनका आइडियोलॉजी है जिसपे वो चलते हैं, जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट लीकुड पार्टी वाले, दीगर एलिमेंट्स भी हैं इसराइल में जो इस तरीके से उनकी सोच थोड़ी मुख्तलिफ है, और वो इतना आसान नहीं है। दुनिया उस ग्रेटर इसराइल प्लान को उसको उस नज़र से नहीं देखती जिस तरह इसराइल देखता है। हाँ, अलबत्ता वो जो इनका पैरानॉइड था जौहरी हथियारों के हवाले से ईरान को डिफैंग करना, वो तो अचीव उन्होंने पार्शली वो मकसद कर लिया है, मगर अभी इस स्टेज पे यहाँ पे अगर कोई सीज फायर होता है उसके बाद ईरान अकोमोडेशन दिखाता है और वो डिसाइड हो जाता है, तो मेरा ख्याल है ये जब नेतन्याहू, अब देखना पड़ेगा कि उसकी जो प्री वॉर रेटिंग्स तो बहुत लो थी और इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स ना होने के बराबर थे, अब उसके बाद उनकी दानिश में ये जब जंग शुरू की
तो ये रेटिंग्स ऊपर गई। मगर देखना ये होगा कि अल्टीमेटली जो उसका नतीजा इजराइल पे मुनत्तिज हुआ है। गाजा भी देखिए अभी चल रहा है, गाजा पे लोग खुश नहीं है, इजराइल के अंदर से भी उस पर आवाजें उठ रही हैं। तो वो सारी चीजें देख के फिर उनका जो मुस्तकबिल है उसका फैसला होगा। क्योंकि मेरा ख्याल है कि अगर स्टेज पे जंग रुक जाती है और गाजा में भी कोई इस किस्म का अरेंजमेंट होता है तो फिर नेतन्याहू को तो नुकसान होगा। और वो कैसे अभी रिएक्ट करेंगे, वो क्या जंग रोकेंगे, जंग दोबारा नहीं शुरू करेंगे, ये अभी चीजें देखनी पड़ेंगी और इस पे कुछ कतई तौर पे कहा नहीं जा सकता। ठीक है। अच्छा मसूद अख्तर साहब, आप बताइएगा कि अगर ये जंगबंदी हो जाती है जो ईरान से इस्राइल और अमेरिका चाह रहे हैं, और ईरान मान भी जाता है वक्त की नज़ाकत को और वक्त की ज़रूरत को देखते हुए, तो ये लॉन्ग टर्म आप समझते हैं ये सीज़ फायर रहेगा या कुछ ना कुछ मामला बीच में आप समझते हैं कि डगमगा सकते हैं? मेरे ख्याल में सारों ने बहुत सारे सबक सीख लिए हैं। लॉन्ग टर्म रह सकता है। आई थिंक सीरियस माइंडेड निगोशिएशंस होंगी, लेकिन किसके इर्द गिर्द होंगी? याद रखिए कि ट्रंप ने बड़ी गैर दानिशमंदी से पहली टर्म में यूनिलैटरली पुल आउट कर लिया था, जो 3% वाला एग्रीमेंट था, और इंटरनेशनल एटॉमिक वालों की विजिट्स, और उन्होंने इंश्योर करना था कि ये पीसफुल पर्पजेस के लिए। और जैसे ही वो निकला उसके बाद ईरानियंस को खुला हाथ मिल गया, वो 60% तक ले गए। तो मेरे ख्याल में अब ये जो टॉक्स होंगी वो 3 और 60% के दरमियान होगी। अमेरिका की पूरी कोशिश होगी कि वो 3% पे वापस चला जाए पीसफुल पर्पजेस के लिए। ईरान कोशिश करेगा कि साल्वेज करे अपने न्यूक्लियर अफसूदगी के प्रोग्राम को। तो लेट्स सी कि कहाँ पे होता है एग्रीमेंट। लेकिन नुकसान जो है वो सबका हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा आई थिंक जैसे ब्रिगेडियर वली कह रहे थे, इसराइल को नुकसान हुआ है। और अब उसके साथ अगर जो गाजा की जंग है वो भी कहीं पे बंद करनी पड़ती है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो उसके बाद लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट आई थिंक बहुत खुशाइंद है कि ये हो गया है। आई थिंक ये होल्ड करेगा और बड़ी सीरियस माइंडेड निगोशिएशंस होंगी 3% और 60% के दरमियान। सो लेट्स सी कि कौन कितना दूसरे को कन्विंस कर सकता है। लेकिन डंडे के जोर से ये निगोशिएशंस अब अमेरिका को भी पता चल गया ये नहीं हो सकती। सर इस वक्त कौन से ऐसे ममालिक हैं जो इस सूरत हाल को कंट्रोल ला सकते हैं, मुआहिदा करवा सकते हैं, सालिसी कर सकते हैं? इस वक्त आपकी नज़र में कौन से ऐसे ममालिक, खास करके मशरिक़ वस्ता के? मशरिक़ वस्ता में तो अपेरेंटली देखिए इस वक्त उन्हें कतर को ही इस्तेमाल किया जिस पर के कल उन्होंने हमला किया। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा था कि अपेरेंटली ईरान ने कहा है कि ये टोटली सिंबॉलिक होगा। तो अमेरिका को भी रिपोर्टेडली बताया उन्होंने कि हम 1 घंटे में हमला कर रहे हैं, और कतर को भी बताया। 6 मारे उन्होंने सिंबॉलिक, 6 GBU-57 मारे थे, शायद 5 उसमें से उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिए। शायद एक आध कोई गिरा है जिसने थोड़ा बहुत डैमेज किया, लेकिन कोई बड़ी चीजें सिवाय में भी कोई बिल्डिंग थोड़ी बहुत डैमेज होने के और कुछ नहीं हुआ। तो आई थिंक ये बहुत खुशहाइन चीज है। और कतर इस वक्त प्रोबेबली आर्बिट्रेटर है, और उसके साथ साथ क्योंकि इनकी टॉक्स हो रही थी ओमान में, ओमान इस वक्त सबसे ज्यादा न्यूट्रल है क्योंकि बिल्कुल अपोजिट ईरान बैठा हुआ है, उसके पास चॉइस भी नहीं है। और उन्होंने बड़ी अक्ल और दानिशमंदी के साथ सबके साथ ताल्लुकात रखे हुए हैं। ये जाए कि वहां पे 600 प्रोबेबली अमेरिकी फौजी हैं जो कि अपनी इंटरेस्ट को डिफेंड करें, मगर उनके सारों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो कतर और ओमान 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मिडल ईस्ट से कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद चीन और रूस के अलावा मेरे ख्याल में कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। और चीन और रूस भी अभी तक तो कोई स्टेटमेंट नहीं आई, वो उसको वेलकम करेंगे। और मेरे ख्याल में एक देरपा और खुशाइंद सीज फायर और एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, एग्रीमेंट की तरफ जाना चाहिए। ठीक है राशिद वली साहब, ईरान ने जब इसराइल पर हमला किया तो हमने देखा कि रोज़ाना 100-150 मिज़ाइल जो हैं वो दागे जा रहे थे, जिसमें से बहुत से तो वो रास्ते में ही गिर जाते थे। लेकिन रात का जो हमला देखा उसमें सिर्फ हमने देखा कि 6, 7, 10 मिज़ाइल दागे गए। आप समझते हैं कि ईरान ने अमेरिका को सिर्फ एक ही वार्निंग दी है कि हम ये कर सकते हैं, हम आपसे डरते नहीं हैं, हम आपके अड्डों को निशाना बना सकते हैं? छोटी सी वार्निंग थी आप समझते हैं? जी हाँ, बिल्कुल वार्निंग थी, सिंबॉलिक था। और ईरान देखिए वो पहले दिन से
उनके जो फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें एक कंसिस्टेंसी है। वो अब वो एक प्राउड कौम है, ये तो नहीं कह सकते कि हमने सफर डाल दी है और अभी आप के साथ हम तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए। पहले दिन से उन्होंने ये कहा था कि हम जब तक हम पे मिसाइल्स या जंग इम्पोज की हुई है उस वक्त तक हम मुज़ाकरात की मेज पर नहीं आ सकते। इसका मतलब क्या था कि वो करना चाहते हैं, पहले दिन से वो तैयार थे, मगर वो ये नहीं चाहते थे कि बज़ोरे ताकत जब उन पे मिसाइल फायर हो रहे हों तो वो खुद ऐलान कर दें। तो मेरे ख्याल है कुछ पसे पर्दा उन्होंने बैक चैनल से अमेरिका से भी रब्ता किया होगा और ये इस चीज का इंदिया दिया होगा कि ठीक है अभी आप हमें, वरना हम अपने रेजिस्टेंस जारी रखेंगे। और ये उसका मजहर था जो कि इन्होंने सिंबॉलिक अटैक किया, उससे पहले वार्निंग दे दी ताकि उधर कोई नुकसान ना हो, चीजें एस्केलेशन की तरफ ना जाएं। तो ये ईरानी उसकी भी एक मिसाल है अच्छी सिफारतकारी। ठीक सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया में वक्त दिया, मसूद अख्तर साहब ने और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने। आप दोनों का सर बहुत शुक्रिया।